आज 4 मई 2026 है और आज पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा मतलब सच कहूं तो एक ऐतिहासिक राजनीतिक भूचाल आया है। बिल्कुल। और जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं वो विश्लेषकों को पूरी तरह से हैरान कर रहे हैं। सत्ता के सारे समीकरण ही उलट गए हैं। हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सत्ता का बदलना नहीं है, बल्कि जिस तरीके से ये बदलाव जमीन पर उतरा वो सच में हैरान करने वाला है। सही कहा। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये बदलाव किसी बहुत बड़ी रैली या किसी वायरल भाषण से नहीं आया। बिल्कुल नहीं, बल्कि समाजशास्त्री चंद्रशेखर सिंह के विस्तृत शोध के अनुसार इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को पलटने वाला सबसे बड़ा हथियार कागजों का एक उबाऊ प्रशासनिक पुलिंदा था। मेरा मतलब है मतदाता सूची। और यही विरोधाभास राजनीति को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। हम अक्सर मानते हैं कि बड़े बदलावों के पीछे हमेशा शोर होता है। लेकिन सिंह का शोध बताता है कि सबसे गहरी क्रांतियां कई बार प्रशासनिक दफ्तरों की खामोशी में जन्म लेती हैं। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन यही समझना है। बिल्कुल। हमें ये देखना है कि बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में ये ऐतिहासिक बदलाव आखिर कैसे और क्यों हुआ। और आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये चर्चा पूरी तरह से चंद्रशेखर सिंह के अकादमिक शोध पर आधारित है। हाँ, इसमें किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। एकदम सही। हमारा काम केवल एक निष्पक्ष लेंस से उन तंत्रों को समझना है जो समाज की दिशा तय करते हैं। तो चलिए इस राजनीतिक भूकंप को समझने के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स के सिद्धांत पर चलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब जब कोई असली भूकंप आता है तो जमीन अचानक हिलती भी लगती है, लेकिन विज्ञान कहता है कि जमीन के नीचे विशालकाय चट्टानें दशकों से एक दूसरे से रगड़ खा रही होती है। बिल्कुल। और वो घर्षण इतना तेज होता है कि वो अंदर ही अंदर उन चट्टानों की रासायनिक संरचना तक को बदल देता है। और सिंह के शोध के अनुसार बंगाल में पिछले 40 सालों का जो वामपंथी शासन था वो कुछ ऐसा ही था। ये सिर्फ एक पार्टी का सत्ता में रहना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस लंबी अवधि ने बंगाल के समाज की संरचना को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। और उनके शोध में राजनीतिक कठोरता और डर जैसे शब्दों का बार बार जिक्र है। अब मैं ये सोच रही थी कि 40 साल तो एक बहुत लंबा समय होता है। हाँ, काफी लंबा समय है। तो समाज आमतौर पर इस तरह के नियंत्रण का आदी हो जाता है, फिर इसे महज राजनीतिक व्यवस्था की जगह एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो नियंत्रण केवल राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं था। मैं बताता हूं। सिंह अपने शोध में कहते हैं कि उन 4 दशकों में पार्टी और समाज के बीच की रेखा ही मिट गई थी। मतलब दोनों एक हो गए थे? हाँ, इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोचिए जिसे समाज के हर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया गया था। रोजमर्रा की चीजें जैसे अस्पताल में बिस्तर पाना या बच्चों का दाखिला, या कोई पारिवारिक विवाद हो। बिल्कुल, ये सब संस्थागत तंत्र के बजाय स्थानीय पार्टी कार्यालयों या क्लबों द्वारा नियंत्रित होने लगे थे। तो जब जीवन का हर पहलू किसी एक राजनीतिक ढांचे पर निर्भर हो जाए तो वो निर्भरता एक गहरे डर को जन्म देती है ना? एकदम सही। लोगों को लगने लगता है कि अगर वे व्यवस्था के खिलाफ गए तो उनका सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अगर ये नियंत्रण इतना ही घुटन भरा था तो जब इस व्यवस्था का पतन हुआ और ममता बनर्जी का उदय हुआ, हाँ, जिसे परिवर्तन या परिवर्तन कहा गया था, बिल्कुल, तब तो एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी। तो क्या वो नई सुबह इस गहरी जकड़न को तोड़ने में नाकाम रही? यह एक बहुत ही अहम सवाल है। और अविश्वास की बात क्यों कर रहे हैं? यहीं पर सिंह का विश्लेषण एक बहुत ही तीखा और अप्रत्याशित सच सामने रखता है। शोध बताता है कि जब सत्ता बदली तो प्रतीकों में तो बदलाव आया। जैसे लाल रंग की जगह हरे और नीले रंग ने ले ली। हाँ, नारे बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन नियंत्रण का जो बुनियादी ढांचा पिछले 40 सालों में बना था वो बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा, तो वो ढांचा वैसा ही रहा? हाँ, वो ढांचा इतना कारगर था कि नई व्यवस्था ने उसे नष्ट करने के बजाय उसे बस अपने अधिकार में ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मोहल्ले के जिन दादाओं या स्थानीय नेताओं के पास नियंत्रण था, उन्होंने सिर्फ अपने झंडे बदले, अपना व्यवहार नहीं। बिल्कुल। और आम इंसान के लिए जिसने एक बड़े बदलाव की उम्मीद में वोट दिया था, ये एक भयानक मनोवैज्ञानिक आघात था। ये एहसास के चेहरे बदल गए लेकिन व्यवस्था वही है, ये तो एक गहरी निराशा को जन्म देता है। हाँ, और ये केवल निराशा नहीं थी। शोध के अनुसार ये एक सक्रिय अविश्वास और ध्रुवीकरण में बदल गया। मतलब ये तो एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस या मानसिक भ्रम पैदा करने वाली स्थिति हो गई।
आप उम्मीद कर रहे हैं कि आजादी मिलेगी, लेकिन आप पाते हैं कि केवल पिंजरे का रंग बदला है। एकदम सही। इसके बाद सिंह के शोध का अगला हिस्सा जिस तरह से जमीनी तनाव का वर्णन करता है, वो सच में बेचैन करने वाला है। हाँ, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे रोजमर्रा के प्रतीक जैसे रंग, झंडे और यहाँ तक कि साधारण शब्द भी संघर्ष का ट्रिगर बन गए हैं। बिल्कुल। जब समाज में संस्थाओं पर से भरोसा उठ जाता है, तब ऐसी ही स्थिति पैदा होती है। सही बात है। आमतौर पर पुलिस, प्रशासन या अदालतों को निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन जब आम नागरिक को लगे कि ये संस्थाएं केवल सत्ताधारी दल के लिए काम कर रही हैं, तो समाज के भीतर संवाद पूरी तरह खत्म हो जाता है। सिंह बताते हैं कि ऐसी स्थिति में भाषा अपना शाब्दिक अर्थ ही खो देती है। हाँ, एक साधारण सा नारा केवल एक विचार नहीं रहता, वो एक चेतावनी या किसी इलाके पर कब्जा जताने का हथियार बन जाता है। इसे समझने के लिए हम एक प्रेशर कुकर का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक स्थिति वाले प्रेशर कुकर का। बताइए कैसे? कल्पना कीजिए कि कुकर गैस पर रखा है, अंदर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो सेफ्टी वाल्व है, जो कि लोकतंत्र में निष्पक्ष संस्थाएं होती हैं, जैसे चुनाव आयोग, बिल्कुल, वो वाल्व पूरी तरह से जैम हो चुका है। अब गैस बंद नहीं हो रही और भाप को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो क्या होगा? वो भाप तो कुकर के हर कमजोर हिस्से से फटने की कोशिश करेगी। एकदम सही। और ये जो हम प्रतीकों और शब्दों के इर्द गिर्द हिंसक संघर्ष देखते हैं, ये वही दरारें हैं जहां से समाज का दबा हुआ तनाव बाहर निकल रहा था। ये बहुत ही सटीक चित्रण है, और सिंह के शोध में इस दबाव के चरम बिंदु के रूप में 2021 के चुनावों को चिन्हित किया गया है। 2021 के चुनाव? इसके बिल्कुल उलट हुआ। उन चुनाव के दौरान और बाद में जो हिंसा का माहौल बना, उसने दबाव को और बढ़ा दिया। मतलब लोगों ने महसूस किया कि चुनाव प्रक्रिया भी उन्हें सुरक्षा देने में विफल रही है। हाँ, और ये वो मोड़ था जहां समाज पूरी तरह से भय से लकवाग्रस्त हो गया था। अब यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। अगर 2021 के बाद समाज डर के कारण लकवाग्रस्त हो गया था, अगर लोगों का ये मानना था कि सिस्टम पूरी तरह से जाम हो चुका है, तो फिर आज 4 मई 2026 को इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोग बाहर कैसे निकले? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब डर तो इंसान को घरों में कैद कर देता है ना, फिर आज का ये राजनीतिक भूकंप कैसे आ गया? रातों रात ये लकवा कैसे दूर हुआ? देखिए, ये रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ। इसके पीछे 2 समानांतर प्रक्रियाएं एक साथ काम कर रही थी। अच्छा, वो क्या थी? पहली थी एक व्यापक राजनीतिक लामबंदी, एक नए सिरे से ये विश्वास जगाने की कोशिश कि एकजुटता में सुरक्षा है। हाँ, जब आप अकेले होते हैं तो व्यवस्था से डरते हैं, लेकिन जब हजारों लोग साथ हो तो डर कम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन सिंह का शोध यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है। केवल भाषणों या रैलियों की भीड़ इस गहरे जमे हुए डर को तोड़ने के लिए काफी नहीं थी। तो फिर क्या चाहिए था? लोगों को किसी ठोस चीज की जरूरत थी जो उन्हें ये गणितीय रूप से आश्वस्त करे कि उनके वोट की सच में गिनती होगी। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सिंह के अनुसार ये गणितीय आश्वासन किसी चमत्कारी वादे से नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आया उस शांत हस्तक्षेप से जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, मतदाता सूची में संशोधन। एकदम सही। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक साधारण सा प्रशासनिक काम जो किसी सरकारी दफ्तर में हो रहा हो, वो दशकों के स्थापित नियंत्रण को कैसे चुनौती दे सकता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बहुत साफ हो जाता है। इसे कसीनो की तरह समझिए, जहां खेल खेला जा रहा है। कसीनो? सबको पता है कि कसीनो के मालिक ने पासों में हेराफेरी की हुई है और उसकी जीत पहले से तय है। ऐसे माहौल में कोई भी ईमानदार खिलाड़ी दांव लगाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि खेल का गणित उसके खिलाफ है। बिल्कुल। जमीनी राजनीति में जो फर्जी मतदाता होते हैं, वे स्थानीय बाहुबलियों के लिए वही हेराफेरी वाले पासे हैं। अच्छा। तो सिंह का शोध ये बताता है कि स्थानीय नेताओं को पता होता था कि उनके पास हर बूथ पर सैकड़ों फर्जी वोटों का एक तय बैंक है। हाँ, और इस गारंटी की वजह से वे असली मतदाताओं को आसानी से डरा सकते थे, क्योंकि उन्हें जीतने के लिए बहुत कम असली वोटों की जरूरत होती थी। ओहो, मतलब जब तक वो फर्जी वोटों का आधार बना हुआ था, तब तक आम आदमी का वोट गणित के हिसाब से बेमानी था। एकदम सही। लेकिन जब चुनाव आयोग ने सख्ती से मतदाता सूची का संशोधन किया, डेटा का ऑडिट किया और उन लाखों घोस्ट वोटर्स को सूची से हटा दिया, हाँ, तो उस कसीनो मालिक के हेराफेरी वाले पासे ही छिन गए। जैसे ही वो कृत्रिम बढ़त खत्म हुई, स्थानीय बाहुबलियों का आत्मविश्वास हिल गया। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये संदेश जमीन पर आम नागरिक तक पहुंच गया। बिल्कुल पहुंचा। लोगों को ये समझ आ गया कि अब बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग की गुंजाइश खत्म हो गई है।
इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बहुत विशाल रहा होगा। आम आदमी ने हिसाब लगाया होगा कि अब मेरा एक वोट वास्तव में 100% अहमियत रखता है। हाँ, और इसी शांत प्रशासनिक कदम ने उस पूरे ढांचे की नींव काट दी जिस पर स्थानीय डर का व्यापार टिका हुआ था। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग विश्लेषण है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लामबंदी और रैलियों ने जनता के अंदर जो भावनात्मक ऊर्जा भरी थी, उस ऊर्जा को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का जो सुरक्षित पुल था, वो उस कागजी ऑडिट ने तैयार किया। बिल्कुल सही कहा। एक ने उम्मीद जगाई और दूसरे ने उस उम्मीद को संस्थागत सुरक्षा दी। जब लोगों ने देखा कि सिस्टम में फिर से निष्पक्षता आ रही है, तो उनके सालों से दबे हुए गुस्से ने उस सेफ्टी वॉल्व से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। और इसी पूरी श्रृंखला का अंतिम परिणाम है आज का दिन। आज वोटों की गिनती उसी लंबी प्रक्रिया का निष्कर्ष दिखा रही है। तो अब जरा आज के नतीजों को देखते हैं। सिंह के शोध के आलोक में जो तस्वीरें आज उभर रही हैं, वे स्पष्ट रूप से भाजपा को सबसे बड़े विजेता के रूप में दिखा रही हैं। हाँ, एक स्पष्ट विजेता के रूप में। और राज्य की बाकी जो पारंपरिक ताकतें थी, जो दशकों से वहां राज कर रही थी, उन्होंने अपनी जमीन बहुत ही नाटकीय तरीके से खो दी है। बिल्कुल खो दी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस विस्तृत चर्चा को सुन रहे श्रोताओं को इस घटनाक्रम से क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? यह केवल बंगाल का मामला क्यों नहीं है? देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि कोई भी राजनीतिक ढांचा, चाहे वो कितना भी अभेद्य या कठोर क्यों न लगे, अजय नहीं होता। सही बात है। जब कोई व्यवस्था लोगों में डर पैदा करके शासन करती है, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। और ये नतीजा ये भी साबित करता है कि लोकतंत्र में बदलाव के लिए हमेशा हिंसक क्रांति की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, संस्थाओं का अपने मूल रूप में काम करना ही काफी होता है। जैसे पारदर्शी तरीके से डेटा का सत्यापन करना। हाँ, और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना, ये किसी भी भ्रष्ट या कठोर तंत्र को भीतर से खोखला कर सकता है। तो ये बदलाव पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है कि जब प्रशासनिक अखंडता और जनता की राजनीतिक इच्छा शक्ति मिल जाती हैं, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। एकदम सही। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे 40 साल का वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हर गली मोहल्ले में डर पैदा करता था, वो आखिरकार टूटा। और कैसे ममता बनर्जी के दौर में आई उम्मीदें उस बुनियादी ढांचे को बदलने में नाकाम रहीं और एक नए रूप में तनाव पैदा कर गईं। बिल्कुल, हमने समझा कि कैसे समाज एक ऐसे प्रेशर कुकर में बदल गया जिसका सेफ्टी वॉल्व जाम था, और कैसे 2021 ने उस अविश्वास को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो सिंह के शोध ने हमें समझाई, वो ये है कि जब पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र के जरिए आम आदमी के वोट की ताकत उसे वापस लौटाई जाती है, तो कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। हाँ, पर यह भी याद रखना होगा कि भूकंप के बाद हमेशा आफ्टर शॉक्स आते हैं। नई व्यवस्था जब सत्ता संभालती है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती शासन करने की नहीं होती। तो फिर क्या होती है? चुनौती ये होती है कि वो उस पुराने नियंत्रण के बुनियादी ढांचे को कैसे नष्ट करेगी। अगर उन्होंने भी सिर्फ अपने झंडे का रंग बदला और सिस्टम वही रखा, तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और इसी बिंदु पर मैं आज की इस चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। बताइए। जो श्रोता इस पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं, जरा इस पर विचार करें कि अगर मतदाता सूची के सत्यापन जैसी एक बिल्कुल शांत, नीरस और दफ्तरी प्रक्रिया में किसी राज्य के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक तंत्र को उखाड़ फेंकने की ताकत है, तो क्या लोकतंत्र का भविष्य बदल रहा है? बिल्कुल। क्या आने वाले समय में सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदानों की रैलियों, लाउडस्पीकरों के शोर या भावनात्मक नारों के जरिए नहीं लड़ी जाएंगी? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में लोकतंत्र का असली युद्ध डेटाबेस, एल्गोरिथम के ऑडिट और उन बंद कमरों में लड़ा जाएगा जहां बिना किसी शोर के निष्पक्षता तय होती है? अगर खामोशी में इतनी ताकत है, तो भविष्य की राजनीति का असली हथियार शोर नहीं, बल्कि सत्यापित डेटा होगा। एकदम सही। इस गहन अध्ययन और विचार मंथन का हिस्सा बनने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र एक जीवित प्रणाली है, ये लगातार खुद को सुधारती है। और पश्चिम बंगाल का ये राजनीतिक भूकंप इस बात का प्रमाण है कि सतह पर जो बदलाव अचानक लगता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अब ये नई जमीन भविष्य में कैसा आकार लेगी, ये देखना सच में दिलचस्प होगा।